if the image form after third reflection is on ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, बाकी हमको ये भी दिया हुआ है, टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। पिछले केस में पहला हमने लिया था कॉनकेव से, और इस केस में हम ले रहे हैं पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से। ठीक है, तो चलो डायग्राम मैं बनाता हूं और आप इसको एक बार ट्राई करें। जो इंफॉर्मेशन है मैं इस डायग्राम में लिख देता हूं। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया यहाँ पे कॉनकेव मिरर, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। पहला रिफ्लेक्शन हमें कॉन्वेक्स लेना है, इसलिए मैंने रेस भेज दी। फोकल लेंथ इसकी दी है 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट जो रखा है ये इस प्लेन मिरर सॉरी कॉन्वेक्स मिरर से रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, और ये जो दूरी है ये हमको दी है मान लो 10 सेंटीमीटर या मान लो 40 सेंटीमीटर। तो आप एक बार उसको कोशिश करें, सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हुआ है। तो पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हुआ है तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाएगा वो कॉनकेव मिरर के सेंटर पे बनाएगा। तो इसकी इमेज कहां बन रही है वो पोजीशन निकाल लो, वो पोजीशन इसका सेंटर होना चाहिए। तो इसका सेंटर अगर हो गया तो रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, ट्राई करें इसको एक बार। अब देखिए आप लोगों ने जो भी कोशिश करी है उसमें अगर मैं इसका रे डायग्राम बना रहा हूं तो क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हो रहा है तो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए इक्वेशन को लिखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये कॉन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये पेंटेड साइड है। पेंटेड साइड पॉजिटिव होती है, रिफ्लेक्टेड साइड नेगेटिव होती है। तो इसका u कितनी दूरी पर है -20। तो 1/v प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ प्लस है तो प्लस ही रहेगी। यहाँ से v सॉल्व करते हैं तो ये उधर चला जाता है, ये कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ है 10 सेंटीमीटर प्लस 10। प्लस 10 मतलब कहीं यहाँ पर। तो कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रेज इधर गई और इसकी इमेज का फॉर्मेशन कहीं यहाँ पे हो रहा है 10 सेंटीमीटर। ये हो गई रिफ्लेक्टेड। आप रे डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो क्योंकि आपको लिखा है कि टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स, तो पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हुआ है तो कॉन्वेक्स की इमेज निकाल लो। और जहां भी कॉन्वेक्स की इमेज बनी होगी, कहां बनी है यहाँ पर, ये कॉन्वेक्स की इमेज जो बनी है ये कॉन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर है 10। ये पॉइंट क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। किसका सेंटर होना चाहिए, ये होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ किसका, कॉनकेव मिरर का। क्यों कॉनकेव मिरर, क्योंकि पहला रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हुआ है तो पहले रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो दूसरा मिरर जो कॉनकेव है उसका सेंटर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स से हुआ है तो ये कॉनकेव का सेंटर होना चाहिए। और अगर ये कॉनकेव का सेंटर होगा तो रेज जो जाती वो एक्चुअली परपेंडिकुलर टकराती इस तरीके से और रेज वापस उसी रास्ते पे लौट आती और लौट आती तो फाइनल इमेज का फॉर्मेशन यहीं पे हो जाता। तो हमें ये सारी चीजों को रे डायग्राम बना के देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हमें ये देखना है कि पहली रिफ्लेक्शन जो कॉन्वेक्स से हुआ है उससे जो इमेज बनी है 10 सेंटीमीटर पर, ये कॉनकेव का सेंटर होना चाहिए। और अगर ये कॉनकेव का सेंटर है तो ये दूरी क्या कॉनकेव का रेडियस बन जाएगा। और ये दूरी कितनी हो गई 40 प्लस 20 प्लस 10 70 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है इसका जो रेडियस है ये 70 सेंटीमीटर का है। तो फोकल लेंथ कितनी होगी 35 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ को 35 सेंटीमीटर लिया जाएगा। तो ये तरीका हो गया जहां पर हमको तीसरी इमेज का फॉर्मेशन खुद ऑब्जेक्ट के ऊपर कराना होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है
जहां पर पहला मिरर जो इमेज बनाता है वो दूसरे मिरर के सेंटर बनाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और अब हम सीखते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि अभी तक हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते थे, सीधा खड़ा कर देते थे। अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लिटा के रख देंगे तो हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। तो जैसे ये एक मिरर है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर हमने इसमें ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने लिटा के रखा हुआ है। अभी तक हम इसको खड़ा करके रखते थे तो हाइट की बात करते थे, अब हम इसकी लेंथ की बात करें। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसकी कहीं ना कहीं इमेज बन रही होगी और इमेज भी इसी तरीके से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। अब इसकी इमेज, ए की इमेज ए डैश है, बी की इमेज बी डैश है, तो ये ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई और ये उसकी इमेज की लेंथ हो गई। ठीक है, तो यहां पर अगर ये ऑब्जेक्ट था ए, तो ए की दूरी इस मिरर से मान लो u1 के बराबर, ठीक है, और बी की दूरी इस मिरर से मान लो u2 के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से a डैश और b डैश की बात की जाए, a की इमेज a डैश में बनी है, a की इमेज a डैश में बनी है, तो a की दूरी अगर u1 थी तो a की जो इमेज बनेगी उसकी दूरी v1 कही जाएगी, और b की जो इमेज बन रही है वो यहां से यहां तक जो दूरी होगी, b ऑब्जेक्ट अगर होता उसकी इमेज b डैश में बनती, उसकी इमेज यहां से v2 की दूरी पे बनती। तो क्या ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम कह सकते हैं u1 माइनस u2 है और इमेज की लेंथ को कह सकते हैं v1 माइनस v2 है। ठीक है, तो यहां पे m हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना हो जाएगा वो? लेंथ ऑफ द इमेज मतलब a डैश b डैश, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ए बी। अब a डैश b डैश कितना है? u1 माइनस u2 और ए बी कितना है? v1 माइनस v2। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला, ठीक है मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला याद करके हम क्वेश्चंस को नहीं करेंगे जब भी हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में अलोंग रखा हुआ आएगा। तो फिर अब इस क्वेश्चन को करना कैसे? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ मिलता है तो ए एक सिंगल पॉइंट, तो भले ही वो ऑब्जेक्ट ए बी का है, भूल जाओ ए बी का ऑब्जेक्ट है, आप सिर्फ ए को कंसीडर करो, सोचो कि सिर्फ यही एक ऑब्जेक्ट होता ए। तो अगर ए ऑब्जेक्ट होता तो हम उसका यू पता होता तो वी निकाल सकते थे, तो ए की इमेज ए डैश में आ गई। ठीक, फिर हम इस ऑब्जेक्ट के दूसरे एंड में जाएंगे, दूसरा एंड कहां पर है? बी। तो सोचो कि बी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, ये नहीं है, सिर्फ बी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता, तो ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता इसका यू पता होता, मिरर फॉर्मूला लगाते, क्या निकल जाता है? इसका वी निकल जाता, इसकी इमेज भी आ गई। तो ए की इमेज ए डैश में आ गई, ये पता चल गया, बी की इमेज बी डैश में आ गई, ये पता चल गया। तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज जो होगी वो ए डैश बी डैश होगी। तो ए डैश आपको पता है कि ये ए डैश कितनी दूरी पर मिरर से बना, बी डैश पता है कितनी दूरी मिरर से बना, तो हम ए डैश बी डैश निकाल सकते हैं कि इमेज की क्या लेंथ होगी। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने एक मान लो कॉनकेव मिरर लिया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की, यहाँ पे कहीं पोल है, यहाँ कहीं इसका फोकस है, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर है। ठीक है, और हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा, तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट कैसा रखा है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक बहुत लंबी सी रॉड है, इस तरीके से हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी, और ये रॉड की जो लेंथ है ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, अ रॉड ऑफ infinite length is placed along principal axis. Find the length
ऑफ इमेज। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा है उसके दोनों एंड्स को कंसीडर करना है, मतलब हम इसको और इसको कंसीडर करना है। तो एक बार आप कोशिश करें कि कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आपको उसको अप्लाई करना है। तो अब देखो कैसे करना है। एक लाइन में इसका आंसर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक एंड कहाँ रखा है? सी पर। हमको ये पता है, पहले भी बताया है, कई बार रिपीट किया है, ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है तो उसकी इमेज भी सी पे ही बनती है। मतलब इस लंबे ऑब्जेक्ट का जो एंड सी पर है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। तो इस ऑब्जेक्ट का इस एंड की इमेज यहीं बन गई क्योंकि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। और इस ऑब्जेक्ट का जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ एंड है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है फोकस पे। ठीक, तो मतलब सी वाले की इमेज सी पे, इन्फिनिटी वाले की फोकस पे, दोनों एंड आपने लोकेट कर लिए। ये उस इनफाइनाइट वाले रॉड की इमेज बन गई। और ये इमेज अगर बन गई तो आपको पता है कि फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर होती है तो 10 सेंटीमीटर ये लेंथ हो जाती है, और ये रेडियस 20 होता तो ये 20 अगर होता तो ये बाकी बचा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ इमेज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब एक ही क्वेश्चन में लीनियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर फोकस है, यहां पे सेंटर है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट है, जहां पर हाइट आ गई वहां पर हम यूज करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और ये उसकी लेंथ आ गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी है, इसमें हमें यूज करना होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो आपको दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके इस पॉइंट को नाम दिया गया है ए का, इस पॉइंट को नाम दिया गया है बी का, ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर का। फोकल लेंथ इसकी जो दी हुई है वो दी है 15 सेंटीमीटर की, सॉरी 10 सेंटीमीटर की। और हमें बताना है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक है लीनियर मैग्निफिकेशन, एक है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने क्या सीखा था कि हाइट अगर ऑब्जेक्ट की है तो इमेज की भी हाइट होगी, और उसमें आपको ये बात हमेशा याद रखनी है जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुई, ऑब्जेक्ट अगर सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है। ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा हुआ है परपेंडिकुलर इस तरीके से तो इमेज भी सी पे ही बनती है। और अगर आप उस टेबल को याद करें जो मैंने कॉनकेव मिरर के लिए पूरी बनाई थी, उसमें सीखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और सेम लेंथ की होती है, सेम हाइट की होती है जितना ऑब्जेक्ट है। मतलब ये 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये क्या था? सेंटर था, ये 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ए यहां था, ये ए डैश हो जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था इसकी इमेज उल्टी बन गई है, हाइट उसकी सेम रहेगी। ठीक, ए की इमेज यहां पे आ गई। अब इस वाले को देखते हैं, ये ऐसा है, ये जो लेंथ के लॉन्ग रखा हुआ है इसके लिए हमें क्या यूज करना है? इसके लिए हमें यूज करना है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को यूज करने का क्या तरीका है? इसके दोनों एंड्स को कंसीडर करना है। जो सी वाला एंड है ये वाला, उसकी इमेज तो सी पे ही बनेगी, लेकिन जो बी वाला एंड है इसकी इमेज कहां बनेगी ये निकालनी। अब बी वाला एंड कहां पर है? तो अगर आप ध्यान दें कि ये फोकल लेंथ 10 है तो क्या उसका सेंटर यहां से 20 सेंटीमीटर पे होगा? रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, ये 20 हो गया, और ये 5 घटा दे तो जो बी है ये बी यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो बी वाले के लिए सिर्फ अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें और हम यूज करें 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v + 1/u। u कितना है बी का? -15। फोकल लेंथ कितनी है इस मिरर की? -10। कॉनकेव है, नेगेटिव फोकल लेंथ। v को निकालेंगे कितना आ जाएगा?
30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर का मतलब इस मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर पीछे। सेंटर 20 था, 10 और पकड़ लो 30 हो जाएगा। तो कहीं यहां पर इमेज बन रही है किसकी? बी अगर ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज आ गई बी डैश। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो सी वाले की इमेज तो सी पे ही बनी, लेकिन बी वाले की इमेज बी डैश पे बन गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही रखा हुआ था, उसकी इमेज इस तरीके का बननी चाहिए। ठीक, अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या था और रिजल्ट क्या आया है। ये ऑब्जेक्ट था, एल शेप का ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज भी एल शेप की बनी है। इसकी इमेज ये बन गई, 4 था तो 4 क्योंकि सी पे रखा था, और इसकी इमेज ये बन गई, और इसकी इमेज अगर ये बनी है तो कितनी लेंथ है? बी डैश कहां पे आया है? 30 सेंटीमीटर, मतलब ये दूरी यहां से है 30 सेंटीमीटर की। सेंटर कितनी दूरी पर होता है? सेंटर होता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस को 20 लिखोगे। तो ये 20 और बाकी कितना बचा? 10। तो ये कितनी आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल लेंथ ऑफ इमेज होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी पूरी इमेज की लेंथ को निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने अगर समझा है तो मैं इस क्वेश्चन में फिर से थोड़ा चेंज करूं। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है कि आप एक ही क्वेश्चन को चेंज करते करते नया क्वेश्चन बनाते जाते हो। तो ये जो क्वेश्चन बना है हम इससे थोड़ा सा चेंज करेंगे, नया क्वेश्चन बन जाएगा। तरीका वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस कुछ और चीजें हमें एडिशनली सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आपने इसको नोट कर लिया है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं बदलता हूं, और ये क्वेश्चन जो है वो ये हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट था जो पहले एल शेप का था, ठीक है, ये एल शेप के ऑब्जेक्ट को मैंने एक स्क्वायर बना दिया है। मैंने कहा कि इस तरीके से एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये स्क्वायर है ए, ये पॉइंट कौन सा था? सी, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है मान लो डी। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। अब ये जो स्क्वायर रखा है इसकी भी इमेज बन रही होगी। पहले एल शेप का ऑब्जेक्ट था तो एल शेप की इमेज बन गई, अब स्क्वायर है तो इसकी इमेज भी बन रही होगी। अगर तुम्हें लगता है कि इसकी इमेज स्क्वायर है तो वो तो पहले गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साइड 4 है, ये सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको लग रहा होगा कि ये रेक्टेंगल बनना चाहिए, 4 ये है 10 ये है, ऐसे जोड़ दोगे इमेज आ जाएगी। अगर ऐसा करते हो तो गलत है, ठीक है। इसकी इमेज रेक्टेंगल नहीं होगी, क्या होगी ये आप सोचें। तो देखते हैं अब इसमें हमें क्या करना होगा, किस तरीके से अब आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें ए सी की इमेज ए डैश सी आ चुकी है, पी सी की इमेज पी डैश सी आ चुकी है। अब तुम इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो डी से लेकर बी तक। अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतना क्वेश्चन होता कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है, तो क्या हम इसकी इमेज को निकालना पहले से सीख चुके हैं? हाइट वाला लीनियर मैग्निफिकेशन। और ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी ये लेंथ बी की है और ये लेंथ डी की है, तो हमें इसकी इमेज को बताना है कहाँ है। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि ये जो बी था इसकी इमेज बी डैश में बनी है। तो अब ये अगर पूरा ऑब्जेक्ट होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती? तो बी डी की लेंथ है कितनी? ये 4 है, तो क्या ये भी 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, कौन सा मैग्निफिकेशन? लीनियर, क्योंकि हाइट की बात कर रहे हैं। ये बी डी की हाइट है, तो इमेज जो बनेगी बी डैश डी डैश उसकी क्या हाइट है वो पता लगाना है। तो बी डी अगर हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो इमेज की हाइट निकालने के लिए पहले हम लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या फॉर्मूला है? माइनस ऑफ वी बाई यू। माइनस ऑफ वी कितना है? -30। यू कितना है? यू हमने लिया था -15। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो यू है 15 और v जो है वो कितना आया था? 30। यहाँ पे देख सकते हो u हमने लिया था 15, -15 और v आया -30। मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -2। माइनस क्या बता रहा है कि इस बी डी की इमेज इन्वर्टेड बन रही होगी कुछ इस तरीके से। ये बी डैश है और ये डी डैश, ऐसी कोई इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। और मैग्निफिकेशन माइनस से इन्वर्टेड हो गया। 2 का क्या मतलब है? 2 का मतलब है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का था तो इमेज इसकी दुगनी
मैग्निफिकेशन 2 मतलब दुगनी, दुगनी मतलब कितना हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर की इमेज बननी चाहिए। बी डी अगर ऑब्जेक्ट होता तो बी डैश डी डैश 8 सेंटीमीटर का होता। यही चीज हम यहाँ पे जाके लगाते हैं। बी डी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कौन बन रही होगी, बी डैश डी डैश। और ये जो बी डैश डी डैश की इमेज बनी है, इस इमेज की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी आई है, बी डैश डी डैश की लेंथ 8 सेंटीमीटर के बराबर, ये 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक। सी की इमेज सी में, बी की इमेज बी डैश में, डी की इमेज डी डैश में। चौथा निकालना नहीं है, चौथा क्या करना है, इस तरीके से जोड़ देना, बस ये चारों साइड आ गई। तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाता है जिसकी 4 साइड है, ये रेक्टेंगल नहीं बनता। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज ये बन रही है। आपको ये 4 पता है, ये 10 पता है, ये 8 पता है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो। ये 4 है, ये पूरा कितना था, ये पूरा था 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कितना 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 116 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ जाएगा। अब अगर हमको टोटल लेंथ ऑफ द इमेज इस क्वेश्चन की निकालनी है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, तो टोटल लेंथ होनी चाहिए, कौन कौन सी टोटल लेंथ है, एक लेंथ ये है, दूसरी लेंथ ये है, तीसरी ये है, चौथी ये। तो कौन कौन सी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर प्लस ये कितना था 4 सेंटीमीटर प्लस ये कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया रूट ओवर 116 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 8 इज 22 प्लस रूट ओवर 116 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसकी फाइनल इमेज की टोटल लेंथ को फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि लीनियर और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दोनों को मिला के होगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अभी भी यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटी लेंथ का है। तो उस तरह के प्रॉब्लम के लिए एक तरीका समझते हैं। क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, या आप ऐसे समझे। स्मॉल, very small length of object is placed along principal axis। ठीक है, अब अगर बहुत ही छोटी लेंथ का ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में रखा होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो इसकी इमेज भी बहुत छोटी बनेगी। तो उसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो आप इस बात को यूज करें, 1/v प्लस 1/u होता है 1/f। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएशन में अगर मैं पूछूं कि y इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। तो dy को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि y अगर इतना है तो dy होता है माइनस ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये अगर y होता तो इसका डिफरेंशिएशन आता माइनस ऑफ dv बाई वी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आता माइनस ऑफ du बाई यू स्क्वायर। और फोकल लेंथ किसी भी मिरर की कांस्टेंट होती है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। यहां से मिलता है dv बाई du इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो माइनस भी लगा देते तो कोई अंतर तो नहीं आता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर सेम है। तो अल्टीमेटली तुम्हें मिलता है dv बाई du इज इक्वल टू माइनस ऑफ m स्क्वायर। अब ये रिलेशन क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया है फाइनल। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, du इज द वेरी स्मॉल लेंथ
ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, dv, अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी है तो इमेज की लेंथ भी बहुत छोटी बनेगी, तो dv इज वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ इमेज। देखो जब मैं लेंथ यूज कर रहा हूं मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, जब हाइट यूज करते हैं तो परपेंडिकुलर रखा होता है, जब मैं लेंथ यूज कर रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, जो इमेज बन रही है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग बन रही है, और ये जो m है ये माइनस ऑफ v बाई यू वाला मैग्निफिकेशन है। मतलब कौन सा मैग्निफिकेशन है ये है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अगर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन पता है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर हमको पता है तो इमेज की लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आना चाहिए, तो इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूं जिसको कि हम इसको अप्लाई करके निकालेंगे। अ वेरी स्मॉल object of length 1 millimeter is placed along principal axis at distance of 30 centimeter from concave mirror of focal length 10 centimeter. Find length of image. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक कॉनकेव मिरर हमको दिया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस में एक छोटा ऑब्जेक्ट, मैं बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ये ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही छोटा है और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर की, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कितनी दूरी पर है? ये दूरी हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर की। तो तुम कहोगे 30 सेंटीमीटर किधर से? इसके इधर इस पॉइंट से या एंड पॉइंट से या बीच से? क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसकी दूरी इधर के एंड से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, बीच से भी ले सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि इसकी दूरी इधर से है, इस वाले एंड से 30 है। तो तुमने अभी तक जो सीखा था लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, उसमें हम लोग करते क्या थे? इस ऑब्जेक्ट के दो एंड्स को देखते थे, एक एंड इधर है, एक एंड इधर है। तो तुम क्या करते कि अगर ये ऑब्जेक्ट का ये वाला एंड है जो 30 पर है तो इसकी इमेज निकाल लेते, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी दी है हमें? फोकल लेंथ हमको दी है 10। तो अगर हम सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट मानते तो हमें ऑब्जेक्ट की दूरी पता होती, फोकल लेंथ पता होती, इसकी इमेज निकाल लेते। फिर तुम इसको ऑब्जेक्ट मानते और इसके ऑब्जेक्ट मानते तो इसकी दूरी कितनी हो जाती? 30 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, 30.01 सेंटीमीटर। फिर से सॉल्व करते और इसकी इमेज को निकालते, फिर हम फाइनल इमेज को निकाल सकते हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन लंबी होगी। जब भी ऑब्जेक्ट छोटा होगा, अगर ये सेंटीमीटर पे होता तो ठीक है, आप वही करते एक एंड दूसरा एंड, लेकिन ये मिलीमीटर में है जो कि सेंटीमीटर से बहुत छोटा होता है। तो ये स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना, जब ये मिलीमीटर पे होंगे और ये सेंटीमीटर पे होंगे तो स्मॉल लेंथ ऑफ द क्वेश्चन हो, स्मॉल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। और इसमें हम क्या यूज करेंगे? dv by du is equal to minus of m square। dv लेंथ ऑफ द इमेज है, du लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, m मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला था f अपॉन f माइनस u। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमको डायरेक्टली m चाहिए होता है और u पता होता है। तो f कितना दिया है? f हमको दिया है 10, क्योंकि कॉनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस 10 u कितना है? अगेन रिफ्लेक्टिंग मतलब नेगेटिव साइड, कितना हो गया? -30। कितना आ जाएगा? -40 -20, तो ये आएगा -1/2। मैग्निफिकेशन -12, मैग्निफिकेशन -12। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या लिख सकते हैं? dv इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द इमेज जो निकालनी है, du स्मॉल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना दिया है वो? 1 मिलीमीटर। ये स्मॉल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसको हम du में लिखेंगे, du में, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैग्निफिकेशन कितना आया है? -12 का स्क्वायर।
तो dv अपॉन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू -1/4, तो dv इज इक्वल टू -1/4 मिलीमीटर, मतलब dv आ जाएगा -0.25 मिलीमीटर। मतलब जो इमेज की लेंथ है वो 0.25 मिलीमीटर के बराबर आई। इमेज की लेंथ आई 0.25 मिलीमीटर के बराबर। माइनस क्या बता रहा है, देखते हैं माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब ये है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रखा होता, ऐसा कहीं रखा होता, तो उसकी इमेज बनती, वो इमेज इस तरीके से बनती, इस तरीके से बनती, ठीक है, उल्टा ओरिएंटेशन होता। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ अपना हेड रखेगा तो इमेज इस तरफ हेड रखेगी, और ये जो इमेज बनेगी इसकी लेंथ कितनी है 0.25 मिलीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया 1 मिलीमीटर का, ये उसकी इमेज हो गई 0.25 मिलीमीटर की। क्लियर है ये बात, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। अब यही चीज हम लोग आगे यूज कर सकते हैं मोशन को देखने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट चल रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तो इमेज भी चलने लगेगी, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पहले मोशन पढ़ा था प्लेन मिरर के लिए कि ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तो इमेज का मोशन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का मोशन और इमेज का मोशन है और मिरर का मोशन होना है तो स्फेरिकल मिरर के लिए क्या यूज करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर एंड इमेज, और ये मोशन अब हम लोग सीख रहे हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। जहां तक हम पहले पहुंचे थे dv/du इज इक्वल टू -m², इसी के आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। dv क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ द इमेज, या आप ऐसा भी कह सकते हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। du जो है स्मॉल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं dv/dt डिवाइडेड बाई du/dt इज इक्वल टू -m², ठीक। dv/dt, dv/dt एक्सेलरेशन नहीं है, v वेलोसिटी नहीं है कि तुम उसको एक्सेलरेशन कह दोगे। v यहाँ पर क्या है, v है dv जो है, dv है स्मॉल लेंथ ऑफ द इमेज या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज, और इमेज का डिस्प्लेसमेंट जिस तेजी से बदलता है इसको हम वेलोसिटी ऑफ इमेज कहते हैं। बट एक बात यह है कि जो v जो दूरी है वो इमेज की है, किससे है, मिरर से है। तो अगर यहां पर इमेज है और यहां मिरर है तो इमेज अगर चलेगी तो क्या v बदल जाएगा, लेकिन क्या मिरर चलेगा तभी v बदल जाएगा। तो जो v दूरी है ये दोनों से डिपेंड करती है, और ऐसे केसेस में जब हम dv/dt लिख रहे हैं, मतलब किस रेट से इमेज का डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है मिरर से, तो ये वेलोसिटी आएगी तो सही, लेकिन ये वेलोसिटी इमेज की आएगी विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं कि इमेज की वेलोसिटी मिरर नाप रहा है। क्यों नाप रहा है, क्योंकि इमेज की दूरी भी मिरर ने ही नापी थी। जो v है वो इमेज की दूरी है जो मिरर ने नापी है, u जो है ऑब्जेक्ट की दूरी है वो भी मिरर ने नापी है। तो ये जो वेलोसिटी है ये भी इमेज की है जो मिरर नाप रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m², ठीक। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई कर देंगे तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर को लिख देंगे इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी। ये इससे करना आसान हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी इज इक्वल टू -m²। ये फाइनल फॉर्मूला हमको मिल गया, इसी को हमें यूज करना है आगे से, ठीक। इसमें क्या क्या चीजें हैं, vi का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इमेज की वेलोसिटी है। vo का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। vm का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, और m का मतलब क्या है, m हमारा था लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हम पहले से भी पढ़ते आए हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ठीक है, या -v/u से निकलता है।
अब यहाँ पे वेक्टर साइन आ गए, तो वेक्टर साइन में बस ये यूज करना है कि जो भी राइट डायरेक्शन में जाएगा उसकी वैल्यू को इनमें पॉजिटिव लेंगे। जैसे इमेज राइट में जा रही है, मिरर में जा रहा है राइट में, या ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो भी चीजें लेफ्ट की तरफ जाएंगी उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। राइट का मतलब पॉजिटिव है और लेफ्ट का मतलब नेगेटिव है, और इस तरीके का यूज करके हम इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हैं या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिखा सकते हैं। कोई भी दो चीजें हमको दी होंगी, तीसरी चीज को पूछता है। एप्लीकेशन क्वेश्चन से ही करते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में मैं डायग्राम बना देता हूं, और ये पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि ये कॉनकेव मिरर है, ये इस तरफ जा रहा है 3 मिलीमीटर पर सेकंड से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये आ रहा है 2 मिलीमीटर पर सेकंड से। यह ऑब्जेक्ट यहाँ से इस समय मान लो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इस मिरर की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पता है, मिरर की वेलोसिटी पता है, फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट इस समय 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इमेज की वेलोसिटी निकालनी। क्या तरीका है? यही फॉर्मूला है जो हमें लगाना है, यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड में, या इसके अगर हम देखें तो हमें ऑब्जेक्ट पता है 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, ये हमको पता है। हमको मिरर पता है 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो मिरर भी पता है। इमेज नहीं पता, लेकिन इमेज निकल जाएगी अगर हम m पता कर लें। तो m कितना है? तो m के लिए फॉर्मूला क्या था? f अपॉन f माइनस यू, ये फॉर्मूला है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 10। कॉनकेव है तो लेंगे -10 अपॉन कॉनकेव की फोकल लेंथ -10 माइनस यू कितना है? यू ये दूरी है, और दूरी कितनी है? -30। ये आ जाएगा -12। ठीक, ये मैग्निफिकेशन हो गया। और एक बार मैग्निफिकेशन आ गया तो अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यू पुट करते समय बस ध्यान रखना है कि जो राइट में है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव। तो क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं पता, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर किधर जा रहा है? लेफ्ट में जा रहा है। लेफ्ट में जा रहा है इसलिए इसको हम -3 लिखेंगे। यूनिट पर ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये सब की यूनिट सेम है। अगर तुम इसको मिलीमीटर पर सेकंड में दिया है तो मिलीमीटर पर सेकंड में लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो सेंटीमीटर या मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि राइट में है तो पॉजिटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर फिर से आता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर, और मिरर लेफ्ट में है तो -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन कितना था? -1/2 इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा इमेज +3 अपॉन 5 इज -1/4। तो इमेज को क्या लिख सकते हैं? -5/4 + 3। -5/4 हो जाएगा -1.25 + 3, तो इमेज हमको मिल जाएगा 1.75 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये इमेज आ गई। ठीक, इमेज की वेलोसिटी है 1.75 मिलीमीटर पर सेकेंड, और ये इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है इसका मतलब इमेज राइट में ही जा रही होगी, और उसकी वैल्यू होगी 1.75 मिलीमीटर पर सेकेंड के बराबर। एक बार देखते हैं, कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी गलत हुई है, यहाँ -5/4 और ये इधर जाएगा तो -3 होगा। आई एम सॉरी, ये -3 होगा और ये -3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? -4.25। ठीक, -4.25 का मतलब इमेज लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, माइनस का मतलब इमेज लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, और कितने से जा रही होगी? 4.25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं कि अगर मिरर को हम ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे करते होंगे। एक पूरा अगर मिरर है और इसकी इमेज का फॉर्मेशन जैसे हमने सीखा,
यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी, जहां मिलेंगी वहां पे इमेज बनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट टू उसकी इमेज। अगर तुम इस मिरर को आधा ब्रेक कर दो, मतलब सिर्फ आधा आधा ऊपर वाला ही पार्ट रहे, नीचे वाला पार्ट अगर हम कट करके निकाल दें, देखो अब अगर इमेज का फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं कि मिरर को कट करने से क्या होता है, तो अगर पूरा मिरर था तो रेज ऊपर भी जाती, नीचे भी आती, रिफ्लेक्ट होती और इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होता। लेकिन मिरर को अगर हम आधा नीचे वाला पार्ट कट कर देते तो ये नीचे वाला पार्ट हट जाता, लेकिन ऊपर वाले पार्ट से तो रिफ्लेक्शन उसी तरीके से होता। तो इमेज का फॉर्मेशन अभी भी होता, बस इमेज की जो ब्राइटनेस है वो कम इसलिए हो जाती क्योंकि कम नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इमेज बनाती, तो रिफ्लेक्शन से इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाती। ज्यादा रिफ्लेक्टेड इमेज बनाती तो इमेज की ब्राइटनेस बड़ी होती। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज ज्यादा ब्राइट होगी, यहाँ पे इमेज की इंटेंसिटी या ब्राइटनेस थोड़ी घट जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। और हम लोगों ने जो भी इमेज का फॉर्मेशन देखा है वो सिर्फ पैराक्सियल रे के लिए देखा है, नॉन पैराक्सियल रे के लिए नहीं देखा है। तो इमेज का फॉर्मेशन नॉन पैराक्सियल रे से कैसे होता? इमेज बाय नॉन पैराक्सियल रेज। नॉन पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से किसी हाइट पर ट्रैवल करती है, और वो हाइट जो है वो छोटी नहीं होती, बड़ी हाइट होती। तो अगर कोई रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे नॉन पैराक्सियल है तो काफी दूरी पर ट्रैवल करेगी, और दूरी पर ट्रैवल करेगी तो अब ये फोकस से आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये फोकस के बगल से निकल जाएगी। तो अगर मान लो कहीं यहाँ पर फोकस होता तो ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे ना आकर फोकस के थोड़ा सा राइट से शिफ्ट होकर चली जाती। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते, इस तरीके से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते, तो अब ये कह सकते थे कि ये एंगल अगर थीटा है तो इस एंगल को भी हम थीटा कह सकते हैं। ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये कहाँ पर है, वो पॉइंट जो एम है वो कहाँ पर है, ये पोल ऑफ द मिरर। हमको दिया होगा कि ये हाइट कितनी है। ठीक है, एच हमको दिया होगा, ये एच हमको निकालना होगा, कोई भी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अब थोड़ा सा समझा जाए। ये थीटा, ये एंगल भी थीटा है, तो इस एंगल को तुम 2 थीटा इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये देख सकते हो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 2 थीटा है तो इस एंगल को भी 2 थीटा कह सकते हो। अब अगर ये 2 थीटा हो गया तो अब एक काम करते हैं, ये सेंटर है, तुम देखो अगर सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, सेंटर से, क्योंकि स्फेयर है तो स्फेयर का हर पॉइंट यहाँ से आर की दूरी पर होगा, तो ये पूरी दूरी आर होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होगा कि अगर ये पूरा आर था तो अच्छा एक चीज और समझ लो, ये एंगल अगर थीटा था तो तुम इस एंगल को भी थीटा कह सकते हो। अगेन वही चीज, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एक लाइन गई है, ये दूसरी लाइन गई, दोनों पैरेलल हैं। तीसरी लाइन जो कट करके जा रही है इस लाइन से, ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा कहोगे, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स। अच्छा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये दो बराबर पार्ट में बढ़ जाएगा, इक्वल इक्वल पार्ट होंगे। पूरा कितना था, आर था, तो आधा कितना होगा, r/2, ये भी आधा कितना होगा, r/2, दोनों r/2 हो गए। ठीक, अब ये दोनों r/2 होने के बाद हमें क्या पता करना होगा, हमें ये पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखते हैं, जो C है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और ये पार्ट CM हमें निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, r/2 ये है, थीटा एंगल ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है, r/2 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है, CM। तो हम ये कह सकते हैं कि जो CM होगा वो हो जाएगा r/2
कॉस थीटा। ठीक है, ये C से M तक की दूरी है, सेंटर से वो पॉइंट जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये पैरेलल थी, फोकस से नहीं आई, फोकस के राइट से आई, और जहां से भी आई उसकी दूरी CM इज इक्वल टू R/2 cos थीटा। दूसरी बात ये है कि H का रिलेशन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहां से एक परपेंडिकुलर एक और ड्रॉप कर दो, इस तरीके से परपेंडिकुलर हो गया। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, C ये वाला पॉइंट मान लो, इसको मैं नाम देता हूं S का, C S, और ये वाला इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D का। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, H के ही बराबर है क्योंकि H की हाइट पे था, तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, H बाई हाइपोटेनस R के बराबर। तो यहां से एक और रिलेशन आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू H अपॉन R। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि साइन थीटा H बाई R होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू को अगर CM जो होता है वो R/2 cos थीटा होता है। ये दो चीजें अगर हमको पता है तो हमें जो भी चीज अननोन होगी वो निकाली जा सकती है। जैसे मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं, ये एक कॉनकेव मिरर है, अगर कोई रे पैरेलल आई और ये कहा गया कि रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल से ही चली गई, या पोल से ही चली गई, P से चली गई, तो आपसे पूछेगा कि अगर इसका रेडियस R था तो फाइंड H, इसकी हाइट पूछा गया। ठीक है, H पूछा गया है और रेडियस R होगा, इसका रेडियस R है, और डायग्राम आपको दिया गया। तो एक बार आप कोशिश करें इन दोनों फॉर्मूले की मदद से निकालने का। तो अब चलो देखते हैं क्या होगा। यहां पे कहीं सेंटर है, हमने ये सीखा कि जो CM होता है, M कौन सा पॉइंट है, M वो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी, और C सेंटर है। हमारे उस डायग्राम में अगर तुम देखो तो क्या यही M जहां से रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी वो P पर पहुंच गई है, रिफ्लेक्टेड रे P से निकल गई है। तो जो पॉइंट M था उस क्वेश्चन के लिए वो पॉइंट P बन गया है। तो CM को क्या उस क्वेश्चन में CP लिख सकते हैं, और C से पोल तक की दूरी कितनी होती है, रेडियस के बराबर होती है। तो अगर C से P तक की दूरी रेडियस के बराबर है तो ये जो फॉर्मूला था CM इज इक्वल टू R/2 cos थीटा, इसमें CM को हम R लिख सकते हैं क्योंकि यही पॉइंट M बन गया है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वहीं से गई है, इज इक्वल टू R/2 cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा कितना हो गया, 1/2, मतलब थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। थीटा मिल गया। थीटा अगर मिल गया तो एक बार तुमको थीटा मिल गया तो H निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा, CM पता है तो थीटा आ गया, थीटा पता है तो H आ गया। उसका उल्टा होता, H पता होता तो थीटा निकल जाता, और थीटा निकल जाता तो CM निकल जाता। हमको यहाँ पे CM पता था तो हमें H निकालना है। अब दूसरे वाले फॉर्मूले में साइन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, H बाई R। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू H बाई R। इसका मतलब R की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 √3/2 होगा, तो ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2H बाई R नहीं निकालना है, सॉरी H निकालना है। तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3R/2। इतनी हाइट पर उस रे को ट्रैवल करना चाहिए। हो सकता है कि तुमको कहीं और से पास करता हुआ दिखा दे, जहां से भी पास करता हुआ दिखाए वहां से तुम्हें CM पता हो जाएगा। CM अगर पता हो जाएगा तो थीटा पता हो जाएगा, और थीटा पता हो जाएगा तो हाइट पता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम हमने सीखी, कैसे इसमें करना होती है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। ठीक है, और इन सब के बाद ये रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस से पढ़ेंगे।